मेरा ख्याल है कि हम सब लोग बड़ी हद तक मैटर की तीनों स्टेट से यानी कि मादे की तीन हालतों से वाकिफ़ हैं, और ये तीन जो हैं जिन्हें हम अक्सर इनसे हमारा वास्ता भी पड़ता रहता है वो हैं सॉलिड, दूसरी स्टेट है, इसको मैंने अलग कलर में लिखा है लिक्विड, और तीसरी के लिए भी मैं अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये है गैस। तो ये एक बिल्कुल आम सी बात है, और इसकी आम मिसाल हम पानी से देते हैं जो ठंडा होने पर बर्फ़ बन जाता है। तो जो सॉलिड स्टेट होती है किसी भी चीज़ की तो वो ठंडी होती है, कोल्डर होती है, निस्बतन ठंडी होती है, और जो लिक्विड होता है उसके मुकाबले में थोड़ा सा गर्म होता है और उसकी स्टेट डिफरेंट होती है, और गैस जो है वो ज़्यादा होती है। यानी कि जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं तो हम ग्रेजुअली किसी भी चीज़ को हीट अप करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक पानी की एग्जांपल पे आ रहा हूँ जो कि ठंडा होता है, जमा हुआ होता है, तो वो बर्फ़ की शक्ल में होता है, और जब वो थोड़ा गर्म होता है तो पिघलता है तो वो लिक्विड वाटर या माया पानी की शक्ल में आ जाता है। और उसको जब हम और ज़्यादा गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो फिर वो उबलने पर वेपर्स या स्टीम यानी भाप की शक्ल में आ जाता है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो मैंने पानी की एग्जांपल ली है ये बड़ी दिलचस्प है, और लिक्विड जो है वो लिक्विड वाटर जो है वो है तो हमारी बहुत बुनियादी चीज़, और अ, भाप का जहाँ तक है, आप स्टीम बाथ वगैरह भी लोग लेते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है, और इसीलिए मैं पानी की एग्जांपल पे आऊँगा। तो पानी का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिला हुआ होता है। ये मैंने एटम बनाया और इसके ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से सिंपल एटम नहीं होता, मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन साइड पर चार्ज, ये देखिए ये मैंने बनाया, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इसमें होती है, जैसा हमने पहले किसी वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा खींच के रखना चाहती है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें ऑक्सीजन की साइड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और इसी वजह से ऑक्सीजन साइड पर हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन साइड पर इसी वजह से उसके अगेंस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा प्लस। और ये चीज़ हम इसे कहते हैं कि ये इसमें पोलैरिटी आ गई, इसमें एक तरह से डिफरेंस आ गया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम इसकी पानी की एग्जांपल लेते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से इसमें होता है कि एक तरफ ज़्यादा प्लस है और एक तरफ थोड़ा सा प्लस है और दूसरी तरफ थोड़ा सा माइनस है, अगरचे ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत सारे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने इसको कॉपी करके लगाया थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, और ये जो इसका पार्शियल नेगेटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ के करीब है, और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें भी यही होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव वाली जो साइड है वो अट्रैक्ट होती है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव साइड की। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर एक और कोई वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उस पर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो वो इसके हाइड्रोजन साइड के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। और क्या होगा, इस तरह से ये तीन चार मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे बल्कि ये अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, और इन सब के दरमियान ये एक बहुत ही कमज़ोर सा एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। ये मैं ब्लू से मैं इनको जाहिर कर रहा हूँ। तो इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये पोलर बॉन्ड्स बन जाएंगे जो कि एक दूसरे से संभाल रखेंगे। अच्छा, ये एक बात बता दूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो मेजर होता है वो टेम्परेचर होता है, और अभी जो भी टेम्परेचर इसका है ये सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब कि ये बर्फ है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत हल्के हल्के से थरथराते तो रहेंगे लेकिन अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ यूँ समझ लीजिए कि चिपके रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने ये किया कि हमने इस बर्फ के या इस आइस के अंदर, वाटर आइस में, हमने इसको एनर्जी देना शुरू कर दी, इसको हमने हीट अप करना शुरू कर दिया। तो हीट जो है, हीट बेसिकली क्या करती है,
वो इसके अंदर हर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऐड करती है या इसको उसकी जगह से हिलाना शुरू करती है। नतीजा क्या होता है कि ये जो वाइब्रेशन इनके अंदर है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सारी की सारी जो वाइब्रेशन है, जैसे जैसे हम हीट ऐड करते जाएंगे तो एक दूसरे के रिलेटिवली, एक दूसरे की निस्बत से ये हिलना शुरू हो जाएंगे और इनके अंदर जो वाइब्रेशन है या इनके थिरकना जो है, लरजना जो है, वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते 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 आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जब आप इसको और ज़्यादा हीट देंगे तो ये जो इनके दरमियान का पोलर बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये एनर्जी जो आप इसको दे रहे हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इस पोलर बॉन्ड को ख़त्म कर देगी और ये थोड़ा सा फ्रीली एक दूसरे से साइड बाय साइड मूव करना शुरू कर देंगे या एक दूसरे के आसपास स्लाइड करना शुरू कर देंगे। यानी अब वो जो इनके अंदर एक लैटिस जैसी स्ट्रक्चर थी या एक जाल सा जो इनका बना हुआ था, जो उसमें एक दूसरे के साथ ये फिक्स पोजीशन में थे, वो जाल खत्म हो जाएगा। इस वक्त भी ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब ये इनके दरमियान कोई बॉन्ड, पोलर बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये आज़ादी के साथ एक दूसरे के साथ मूव करते फिर रहे हैं और इनमें हरकत भी है और ये यूँ समझ लीजिए कि एक दूसरे से कंधा मारते हुए चल रहे हैं। यानी इस वक्त ये हुजूम वाली कैफियत है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को कंधे से कंधा मारते हुए इधर से उधर, उधर से इधर हरकत कर रहे हैं और यही वो चीज़ है जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, लिक्विड स्टेट। जी हाँ, ये है कॉन्सेप्ट लिक्विड का। लेकिन अभी हम ठहरे नहीं हैं कहीं पर, अब हम इसी पूरे सिस्टम को, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो कि अब लिक्विड फॉर्म में, पहले सॉलिड थे, बर्फ की फॉर्म में थे, अब ये लिक्विड की फॉर्म में है, तो अब हम इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को या इस वाटर को हमने मज़ीद हीट देना शुरू की, यानी कि हमने इसको मज़ीद इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड करना शुरू की। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इनमें फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे से कंधे से कंधा मारना भी बंद कर देंगे और इतने ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कि वो बिल्कुल आज़ादी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ किसी गैस की तरह से इधर से उधर, उधर से इधर हरकत कर रहे होंगे और हम ये कहेंगे कि पानी ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है और वो लिक्विड से गैस की फॉर्म में आ गया है। जी हाँ, ये पानी जो है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, बल्कि ये गैस फॉर्म में आ गया। यही वजह है कि मैंने पानी की एग्जांपल ली क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर चीज़ है। तो एक बात अलबत्ता दिलचस्पी की मैं आपको बताते चलूँ कि पानी में जो बर्फ़ होती है वो लिक्विड के मुकाबले में कम डेंसिटी वाली होती है, यानी कि उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में, लिक्विड वाटर के मुकाबले में कम होती है। यही वजह है कि आपको बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती हुई मिलती है, आइसबर्ग समंदर के ऊपर तैर रहे होते हैं और झीलों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है और उनका अंदर का पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। बहरहाल दूसरे बहुत से जो मैटर्स हैं, दूसरे जो मॉलिक्यूल्स, दूसरे सब्सटेंसेज हैं, उनमें इन जनरल ये होता है कि गैस लीस्ट डेंस होती है, उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कुछ ज़्यादा होती है और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर ये मेरे पानी की एग्जांपल ली, लेकिन पानी में जब हम लिक्विड और गैस फॉर्म्स की बात करते हैं तो ये बात अलग होती है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ फेज़ डायग्राम या फेज़ चेंज डायग्राम। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये मैंने वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ हीट को, जिसको मैं Q से डिनोट करूँगा, Q से जाहिर करूँगा, जबकि वाई एक्सिस पर मैं टेम्परेचर को लूँगा। अच्छा, बाज़ जगहों पर यह भी होता है कि हीट को डेल्टा H से भी जाहिर किया जाता है। ये डेल्टा का मतलब सिंपली चेंज है और इसका मतलब कुछ नहीं है, इससे डरने डराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक चीज़ और इस्तेमाल होती है जिसको हम लिखते हैं एंथैल्पी। ये एम्पैथी की तरह से लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। और ये यूँ समझ लीजिए कि एंथैल्पी भी दरअसल हीट कंटेंट है किसी भी मैटर का, ये किसी भी मैटर का हीट कंटेंट जो है वो एंथैल्पी कहलाता है। इसके बड़े अजीबोगरीब नाम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द हीट ऑफ चेंज। ये किसी भी मैटर की, किसी भी फॉर्म का हीट कंटेंट होता है
ये केमिस्ट्री में आपको बहुत बड़े बड़े हैवी वेट किस्म के जार्गन्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बस एक मरतबा जब आप इनका कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ, जैसे आप केमिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब के सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ये एनर्जी को जाहिर करने वाले अल्फाज हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इनके मेजरमेंट जो है वो हम जूल्स में लेते हैं। जूल जो है वो एनर्जी मेजर करने का एक पैमाना है हमारे पास। और आपको पता है कि फोर्स टाइम्स डिस्टेंस जो है वो वर्क होता है, और वर्क की पैमाइश का ये पैमाना है और एनर्जी है। बहरहाल तो ये आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, और ये हमारी बिल्कुल रोज़मर्रा सी चीज़ें हैं। बस ये होता है कि केमिस्ट्री की बुक्स में हम इसको टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखने के लिए वो थोड़ा सा अजीबोगरीब अल्फाज दे देते हैं। बहरहाल अब मैं अपनी असल फेज डायग्राम की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर मैंने हीट ली और वाई एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया। अब फर्ज कर लीजिए कि कोई चीज़ मेरे पास बहुत कम टेम्परेचर में है, समथिंग -डिग्री सेंटीग्रेड या -डिग्री सेल्सियस पर है। मैं इसको पर्पल से ज़ाहिर करता हूँ। नहीं, पर्पल मज़ा नहीं आ रहा, मैं इसको मेजेंटा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये जो हीट है, ये कोई चीज़ मेरे पास है जो बहुत कम टेम्परेचर पर है। फर्ज कर लीजिए ये वाटर है जो कि माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि ये एक बर्फ़ है जो कि पानी है जो कि बर्फ़ की हालत में, जमी हुई हालत में है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उस बर्फ़ को, उस सॉलिड वाटर को मैंने हीट देना शुरू की, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू करेगा। यानी कि बर्फ़ जो है ये है सॉलिड, इसको मैं आपकी ये सॉलिड स्टेट है इसकी, यानी कि सॉलिड हालत है इसकी। तो ये वाटर है, इसको मैंने हीटअप करना शुरू किया, इसको मैंने गर्म करना शुरू किया, और गर्म करते करते मैं माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 डिग्री केल्विन पे। तो अब मैं इसको हीट दे रहा हूं, मैं इसे हीट दिए जा रहा हूं। सवाल ये कि क्या होगा, 0 डिग्री पर बर्फ पिघलने लगेगी। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये सॉलिड आइस है, सही। तो अब सवाल ये है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह लोहा ले सकते हैं, आप इसकी जगह मैग्मा ले सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक पानी की एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आसान है और मैं इसीलिए पानी की एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। बहरहाल तो अब बताइए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस बर्फ़ के साथ क्या होगा। आप उसको हीट दिए जा रहे हैं, आप याद रखिए। तो जनाब होगा ये कि आप उसे हीट दे तो रहे हैं, लेकिन होगा ये कि बर्फ़ पिघलने लगेगी। बर्फ़ पिघलने लगेगी और आपको पानी और बर्फ़ एक साथ नज़र आएंगे उस ग्लास में या जिस भी कंटेनर में वो सॉलिड है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सब कुछ तब्दील होगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ इसको, हीट जो मैं इसको दे रहा हूँ, ये इसको फेज तब्दील करने में इस्तेमाल हो रही है। यानी कि इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो रही है ये हीट। इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, यहाँ तक कि ये सारे का सारा पानी बन जाएगा। अब मैं इसको मज़ीद गर्म करूँगा तो अब पानी गर्म होना शुरू होगा, यानी अब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ना शुरू होगा, होते 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 यहाँ तक कि मेरे पास एक और मरहला आ जाएगा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 डिग्री केल्विन का होगा। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर के पानी उबलने लगेगा, यानी बॉयल होने लगेगा। अब क्या होगा, अब एक बार फिर वही सब कुछ होगा जो हमने बर्फ के पानी बनते वक्त देखा था कि मैं इसको गर्म किए जाऊंगा, लेकिन होगा ये कि पानी जो है अब 100 डिग्री से ज़्यादा हीटअप नहीं होगा वाटर फॉर्म में, बल्कि ये जितनी भी हीट मैं इसे दूंगा वो हीट उस पानी को वेपराइज करने में या भाप बनाने में या उबालने में इस्तेमाल होती रहेगी, यहाँ तक कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सारे का सारा पानी जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो गैस में यानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, और फिर उसके बाद मजीद गर्म करने पर वो गैस यानी वो वेपर्स मजीद हीट अप होंगे। तो
अब एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हमारे सामने है कि आपने यहाँ पर ये जो हीट आपने शामिल की, अब आप फर्ज कीजिए कि आप इस हीट को वापस निकाल रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो अब अगर आप इस हीट को वापस निकाल रहे हो तो क्या होगा, जाहिर बात है हम अगर रिवर्स प्रोसेस में करेंगे तो सब कुछ वही होगा, सिर्फ डायरेक्शन उलट जाएगी, यानी कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू होगा, यहाँ तक कि सारी की सारी बर्फ़ बन जाएगी। तो अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो एनर्जी मैं इसको हीट अप करने में इस्तेमाल कर रहा था, पानी को गर्म करने में, बर्फ़ को गर्म करने में, तो ये जो एनर्जी है इस स्टेज पर इन पोलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में इस्तेमाल होगी, यानी उस वक्त जो हीट मैं इसे दे रहा हूं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर रही होगी बिल्कुल, और इस पूरे सिस्टम को एक स्टेट से एक निचली स्टेट से ऊपरी स्टेट या हायर स्टेट में ले जाने के लिए इस्तेमाल होगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं, एक फितरी सी चीज़ है कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मुझे कोशिश करती है कि मैं जो है वो ज़मीन की तरफ गिरूं, और अगर आप मुझे जहाज़ में बिठा देंगे तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, मैं हायर स्टेट पर चला जाऊंगा, और मैं जो है अगर आप मुझे वहाँ से गिरा दें तो शायद मैं गिरता 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 बिल्कुल उस वक्त तक गिरता रहूँगा जब तक मैं ज़मीन से ना टकरा जाऊँ। बहरहाल तो ये जो एनर्जी है, ये इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, यानी इस मौके पर जो हीट मैंने इस सिस्टम को दी है वो हीट ऑफ फ्यूजन है, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि इसको सॉलिड से लिक्विड बनाने में खर्च हो रही है। अगर ये मैं प्रोसेस उल्टा दूंगा तो हीट ऑफ फ्यूजन ही कहलाएगी, लेकिन क्या होगा, उस वक्त मैं इस सिस्टम में से ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, निकाल बाहर कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त होगा कि लिक्विड वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता रहेगा, यहाँ तक कि सारे का सारा पानी जो है वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, और फिर दोबारा उसको मज़ीद मैं ठंडा करता रहूँगा। तो इसमें डायरेक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हीट ऑफ फ्यूजन है, चाहे आप बर्फ़ से पानी बनाइए चाहे बर्फ़ से पानी बनाइए, इससे पूरे सिस्टम को या इस हीट ऑफ फ्यूजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही हीट है जो या तो आप सिस्टम को दे रहे होंगे या फिर सिस्टम से निकाल रहे होंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में लाने के लिए या सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। अब उसके बाद एक बार फिर मैंने मज़ीद हीट देना शुरू की, यानी कि अब इस हीट के नतीजे में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी या इन वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते 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 ये काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई। अब एक बार फिर फेज चेंज होगा, ये जो एक दूसरे से कंधा मिला के चल रहे थे या कंधे से कंधा मार के एक दूसरे को चल रहे थे, अब ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, आवारा हो जाएंगे। तो ये हीट जो है ये कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन, या इसको हम बॉइलिंग पॉइंट की भी हीट कह सकते हैं, बार इसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और ये वो हीट है जो किसी लिक्विड को गैस फॉर्म में तब्दील करते हुए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर इस्तेमाल होती है, और तब उसका लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता। यहाँ यही बात आप देखिए कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, चाहे वो हीट ऑफ फ्यूजन हो चाहे वो हीट ऑफ वेपराइजेशन हो। ये दोनों की दोनों जो कैफियत हैं या दोनों कंडीशंस जो हैं ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, और दोनों में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि हीट टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा का पूरा कंटेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट अब समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, और उसके बाद आप